नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी सर्कल 4 के अंदर। चले अपने मोबाइल को स्टडी मोड पर सेट करें और उसे हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी बेटा। एनसीईआरटी बैच, एनसीईआरटी यूपीएससी बैच फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन इसे लिखते हैं ना हिंदी के अंदर, फाउंडेशन। इसकी शुरुआत 2025 और 24 और 25 यूपीएससी दे रहे उनके लिए तो है ही, लेकिन जो अलग से यूपीएससी की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, सॉरी 2025 से नहीं, 2025 और 26 के लिए तो उनके लिए महत्वपूर्ण यही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो आगे 2027 में, 28 में और 29 में अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा ये चैनल अब से नहीं शुरू हुआ है। हमने ऑफलाइन सेंटर पर सेवाएं दी। आज उस ऑफलाइन सेंटर को मैंने छोड़ दे अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आपके लिए, सबके लिए। देखो, मुफ्त सर्विस या फ्री सर्विसेज या फ्री चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके लिए। कितने बैचेस फ्री आएंगे और बहुत ढंग से हम पढ़ाएंगे, जहाँ पर एनसीईआरटी फाउंडेशन आपका बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, जिसमें आपको छठी से लेकर 12वीं तक, हिंदी है 12वीं तक पढ़ाएंगे हम। इसमें हर सब्जेक्ट, हर विषय कवर होगा जो यूपीएससी के इम्पोर्टेंट है। हर विषय मैं यहाँ पर कवर करूँगा, हर विषय कवर किया जाएगा। चले इसको ब्लैक में ले लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक कलर में ले लेते हैं और आगे बात करते हैं। यूपीएससी बेटा यहाँ पर 3-4 फेजेस पर होती है, लेकिन यहाँ पर पहला होता है प्रीलिम्स, जिसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, जीएस एंड आपके सीसेट। एनसीईआरटी को प्रीलिम्स के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं माना जाए। एनसीईआरटी को बोलते हैं कि प्रीलिम्स के लिए इतनी बढ़िया एनसीईआरटी नहीं काम आती जितनी आपके यहाँ पर मेंस में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग फेजेस में यूपीएससी की तैयारी करें, पहले प्रीलिम्स करें, फिर मेंस करें, फिर इंटरव्यू करें। ऐसे करके आप नहीं कर पाएंगे। आपको साथ में यूपीएससी की तैयारी एकदम साथ करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बैचेस इसलिए बनाया कि आप साथ में यूपीएससी की तैयारी करें। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच यूपीएससी के अलावा किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मैं यहाँ पर बात करूँगा बेटा, उसकी भी मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। नो टेंशन रहना, आपको किसी प्रकार की टेंशन अपने अंदर नहीं रखनी है। यहाँ पर आपकी न्यू मजबूत होगी, सफलता की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर। चले, यूपीएससी तो आपके लिए यहाँ पर है ही। यूपी पीसीएससी जो होती है ना, यूपी पीसीएस जो यहाँ पर यूपी का एग्जाम होता है, एमपी पीसीएस जो यहाँ पर एमपी का एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, आरएस हो गया बेटा यहाँ पर, सीजीएस सीजीएस पीसीएस जो आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है, और बिहार का बीपीएससी हो गया, झारखंड का जेपीएससी हो गया। ऐसे जितने भी सारे के सारे एग्जाम्स हैं, उसकी तैयारी यहाँ पर मुफ्त फाउंडेशन बैच के थ्रू होगी। ठीक है, ऑल स्टेट जितने भी स्टेट सारे एसएससी की बात, एसएससी बेटा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप एसएससी की लिस्ट में नहीं यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। सीसेट के लिए यूज़ कर सकते, टीचिंग एग्जाम सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। अब बेटा देखो, यहाँ पर ये एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच फ्री है आपके लिए। एनसीईआरटी फाउंडेशन तो बैच फ्री है। एनसीईआरटी वाला जो बैच है 6 to 12 वाला बिल्कुल फ्री है बेटा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये पहले वाला बैच जो हमारा था, आधारशिला बैच नाम का बैच स्टार्ट, उसकी प्राइस ले रहे थे हम। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर सोचा बच्चों के लिए, और यहाँ पर हमने लाइफ टाइम से जोड़कर इस बैच को हमने बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। और फ्री वैलिडिटी इसकी कब तक है, लाइफ टाइम, यूट्यूब पर लाइफ टाइम फ्री रहेगा ये। जब तक आप यूपीएससी क्रैक नहीं करते तब तक ये बैच आपके लिए फ्री रहेगा, बिल्कुल मुफ्त रहेगा। ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेगी बेटा, ऑनलाइन में लाइव क्लासेस में दूंगा आपको, लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डेड भी रहेगा। रिकॉर्डेड बेटा यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में अंदर चीज़ों को मिलेगा। सुबह और शाम दोनों टाइम में बैच उपलब्ध है बेटा, सुबह और शाम दोनों में देखेंगे हम। और 10 अगस्त से शुरुआत है। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म उदय कोचिंग सेंटर, ये जो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन जो स्लॉट वाली, ये सुबह और शाम वाली, ये ऑफलाइन सेंटर वालों के लिए, और 10 अगस्त वाला भी ऑफलाइन सेंटर वालों के लिए। हमें तो बस मेहर स्टडी सर्कल 4 के अंदर ऑनलाइन ही बैच ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा, आसपास के लोग ज्वाइन करें। मैं आप एक टीचर होने के नाते आपसे कह रहा हूँ, मुझे फाउंडेशन बैच जो है ना, ऑफलाइन वाले बहुत महंगे हैं ऑनलाइन की तुलना में। ऑनलाइन से कितने महंगे बता रहा हूँ, ऑनलाइन से 3 गुना महंगे है ऑफलाइन वाले बैच। ऑनलाइन के 3 गुना बैच हो तब ऑफलाइन के बैच तक पहुँचते हैं।
मैं आपके फ़ायदे के लिए यहाँ बता रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन ना करें तो अच्छा है। आप ऑफलाइन को ज्वाइन ना करें, आप आसपास क्षेत्र के लिए जहाँ ज्वाइन करें, ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में कराऊंगा यहाँ पर। एसएससी में आंसर राइटिंग नहीं होती तो यहाँ पर छोड़ दे, जिस एग्ज़ाम में होती है वहाँ तक देखिए। यूपीएससी के अंदर आंसर राइटिंग होती है, और किसी भी स्टेट पीसीएस को ले लो, चाहे झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बिहार का हो, कहीं भी ले लो, आपका उन सब में होता है। यहाँ पर एनसीईआरटी का न्यू सर्कुलेशन, जो आपका नया आ गया संस्करण, उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। यहाँ बेटा मैं बता रहा हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़ाएंगे हम। नो टेंशन रहिए, फाउंडेशन 2026-27 लाइफ टाइम जब भी आप यूपीएससी दो तब तक आपका फाउंडेशन साथ चलेगा। एमएसक्यू पीवाईक्यू नोट्स, बेटा पीवाईक्यू कहाँ से होगी, एनसीईआरटी में पीवाईक्यू कहाँ से आएंगी। पीवाईक्यू की गुंजाइश छोड़ दो आप, 6 to 10 तक तो मैं साइंस की नहीं बोल सकता, मैं विज्ञान का नहीं कह सकता, बाकी आप पीवाईक्यू का सपना छोड़ दो, यहाँ कोई पीवाईक्यू नहीं पूछ सकता। हाँ, एमएसक्यू प्रैक्टिस में कराऊंगा, यूपीएससी लेवल के कराऊंगा, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज यहाँ पर हम चलेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। उसके क्वेश्चन भी मैं कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के आंसर राइटिंग के उत्तर लेखन के लिए आपको दूंगा, और हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके बाद हम देंगे यहाँ पर पीडीएफ नोट्स। आपके दोनों भाषाओं में रहने वाले हैं, बायलिंगुअल रहेंगे, यानी कि हिंदी में भी रहेंगे और प्लस इंग्लिश में भी रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद रिवीजन टेस्ट भी होगा, सभी विषय का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा, ये सब होने वाला है। अब यहाँ पर बच्चों का कहना है कि सर कौन से कब तक कहाँ तक पढ़ाओगे, तो कल की वीडियो के अंदर बता दिया था मैंने, पर्यावरण के लिए सिलेक्टेड टॉपिक है, जो आपको बता दूं यहाँ पर, जो विज्ञान की पुस्तक है ना 12वीं की, विज्ञान में जीव विज्ञान जो है ना, यानी बायोलॉजी से बोलते हैं, उसकी पुस्तक है ना 12वीं की, उसमें अंतिम 2-3 पार्ट है, वो इसके अंदर पर्यावरण के अंदर पढ़ा दूँगा। समाजशास्त्र 11वीं और 12वीं दोनों की, विज्ञान भी दोनों की रहेगी। इकोनॉमिक्स में 12वीं और 11वीं की पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स 11वीं और 12वीं की पढ़ाऊंगा, 9वीं के में यहाँ पर टच भी नहीं करेंगे, बेसिक तौर पर देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके सामने वो देख लीजिए यहाँ पर, क्या से भूगोल और राजनीति विज्ञान है। यहाँ पर आपको मैं समाजशास्त्र के बारे में बताना भूल गया, समाजशास्त्र की क्लासेस हर रोज़ 3:30 बजे लगती थी, उसमें व्यूज़ बहुत कम आने के हमने बंद कर दिया, एक भी 0 व्यूज़ पर चल रही थी, इसलिए हमने बंद कर लिया। इसमें एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच के अंदर मैंने ऐड करने की सोची, मैं सोचा एनसीईआरटी फाउंडेशन में उनके साथ करा दूँ फ्री है वैसे। और यहाँ पर मनोविज्ञान की क्लासें, यानी कि साइकोलॉजी की क्लासें, मनोविज्ञान की क्लासें भी इसके साथ ही कराई जाएगी। तो बहुत सारी सब्जेक्ट आपके यहाँ कवर होगी। फ्री इंटरव्यू बेसिक डिटेल, यहाँ पर बेटा ये जो थोड़ा ज़्यादा बोनस में जो बात कर रहा हूँ, बोनस यहाँ पर आपके लिए, लेकिन बेटा यहाँ पर बेसिक 2 का तो फ्री है आपके लिए, बिल्कुल फ्री रखेंगे यहाँ पर। इंटरव्यू की तैयारी भी और फीसीएस की स्ट्रेटजी भी लगाएंगे, लेकिन मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से कहीं एक्सेस मिलेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन, यानी कि जो बैच स्टार्ट होता है हमारा, जो बैच स्टार्ट होता है वो कंप्लीट भी होता है, जो बैच स्टार्ट होता है वह कंप्लीट भी होता है, पूर्ण भी होता है। मुझे यहाँ पर बस 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 व्यूज़ की ज़रूरत है, 10 देखने वाले बच्चे, 10 व्यूज जब मिल गए ना, तो मैं बैच को बिल्कुल रुकने नहीं दूंगा, 10 बच्चों के लिए मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। पंजीकरण करें, अभी पंजीकरण करने की क्या ज़रूरत है, बैच बिल्कुल फ्री है। और डाउट सेशन के लिए दोनों डाउन सेशन के नंबर और ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। डाउन सेशन के लिए पंजीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उदय कोचिंग में आ रहे हो तो यूपीएससी वाला फ्री नहीं मिलेगा बैच, ये मिलेगा 25 रुपये के अंदर, यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो। ऑनलाइन बैचों के लिए फ्री है। तो ऑफलाइन क्या होता है, परसेंटेशन हम देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो ये रेट वेट रखा है कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर इस रेट वेट को सबको मैंने ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल मुफ्त है यहाँ पर। और हाँ, मैं सीट सीमित है ये मैं बता देता हूँ, सीटों के ऊपर बात कर देता हूँ। पहले इसकी रेट फिक्स हो रही थी, इस एप्लीकेशन की फ़ीस ली जाए 150 सीटें लगभग इसके अंदर है, 10 यूज भी आ गए, 150 सीटें लगभग इसके अंदर है। यानी कि आगे के जितने भी, देखो मैं बताऊँ, आगे आप प्री करोगे, प्रीलिम्स करोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, इन बच्चों में से मैं बात कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी बैच के अंदर अच्छी तरह पढ़ेंगे, जो डाउट सेशन पूछेंगे, उनके लिए तीनों के लिए मुफ्त है। प्रीलिम्स मुफ्त रहेगा, मेंस मुफ्त रहेगा, इंटरव्यू मुफ्त रहेगा। हाई लेवल की तैयारी यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की रहने वाली है, ठीक है। चलो हम घूम फिर वहीं वापस आ गए अपने, देखिए। चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, मैं भी ब्रेक लेता हूँ, आपकी 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर हम यहाँ पर अपना आगे जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। चले, यहाँ पर आप थोड़े स्लाइड देख लीजिए 2 मिनट के लिए।
चलो बच्चों, 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से लौटे हैं। चले, पेज का नाम क्या है? अपना भी देखा होगा ना पीछे, क्या पेज का नाम बेटा? आधारशिला बैच है, आधारशिला बैच है, क्या नाम है? देखते एक मिनट रुको। आधारशिला बैच है, आधारशिला बैच है। हाँ हाँ, आधारशिला बैच है बेटा, आधारशिला बैच। चलो, यहाँ पर ये आधारशिला बैच जो है 6 to 10th की, सॉरी 6 to 12th की एनसीईआरटी हम मैथ कवर करेंगे। और ये पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको नंबर पर मिल जाएंगे, जो नंबर पहले बताए उस पर। चले, विज्ञान जो है आपकी एक ऐसी शाखा रहती है, विज्ञान के अंदर अलग से टॉपिक नहीं रहते हमारे लिए। विज्ञान किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के, देखिए प्रौद्योगिकी ये इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी के अंदर। स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य के 2 चैप्टर में पढ़ेंगे, जनन स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य। ये आप 12th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा सकते हो। 12th की एनसीईआरटी का दूसरा और तीसरा चैप्टर डायरेक्ट उठा के पढ़ सकते हो, नई वाली। और पुरानी वाली एनसीईआरटी उसका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, चौथा और तीसरा चैप्टर डायरेक्ट उठा के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? डायरेक्ट उठा के पढ़ना है, ये मैं पढ़ाऊँगा, आपको पढ़ना भी है। रोग के बारे में, रोग का 7वां चैप्टर है एनसीईआरटी का 12वीं का, बहुत ज़्यादा हाई लेवल चला जाएगा, उतना पढ़ने की जरूरत आपको यहाँ नहीं है, ठीक है? चले, विज्ञान के अंदर बेटा रोग यानी कि बीमारी का बहुत विशेष चीज़ ये रहती है, बीमारी जो रोग है उसके अंदर विज्ञान के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। बीमारी रोग है क्या? देखो बेटा, जब हमारा शरीर किसी प्रकार से किसी बाहर के जो भी सूक्ष्म जीव होता है, बाहर जो सूक्ष्म जीव आता है हमारे अंदर, बाहर से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव आता है, या मैं बोलूँ यहाँ पर विषाणु आता है, वायरस आ जाता है, विषाणु से संक्रमित बाहर से विषाणु आ जाता है शरीर के अंदर। तो ये जब दोनों शरीर के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाती है। यानी कि जब ये हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी बेटा, ह्यूमन बॉडी देख लीजिए यहाँ पर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी दोनों आते हैं ना, वायरस और यहाँ पर कौन, सूक्ष्म जीव। ये दोनों जब बॉडी के अंदर आते हैं तो इसके खिलाफ बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी शरीर के अंदर तापमान में चेंज होता है। जब बैक्टीरिया और हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया है, हमारे जो मित्र बैक्टीरिया है, हमारे शरीर के अंदर मित्र बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर के अंदर मित्र बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर, वो सामने वाले जो हमें रोग वाहक, जो हमें रोग फैलाने के लिए आ रहे हैं, रोग वाहक जो है बैक्टीरिया, जिसमें हमारा वायरस हो सकता है, वायरस को विषाणु भी बोलते हैं और यहाँ पर जीवाणु भोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी, क्योंकि जीवाणु को भी संक्रमित कर लेता है, इंसान को संक्रमित कर, और यहाँ रोगाणु के अंदर जीवाणु भी आते हैं। तब इन दोनों की फाइट होती है, यहाँ 1/5 होती है, 1/1 होती है, यहाँ पर देखिए VS होती है, फाइट होती है। तब इन दोनों की फाइट होती है तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पसीना आने लग जाता है। जब इसके और इसके फाइट होती है, जब हमें बुखार आने का कारण ये है कि मित्र बैक्टीरिया और बाहर का रोग वाहक वाला विषाणु और जो जीवाणु है, जब शरीर के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है तो हमारी एंटीबॉडी जो उसका विरोध करती है, तभी हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जब हम किसी बैक्टीरिया, चले बैक्टीरिया जीवाणु एक ही बात है, बैक्टीरिया जीवाणु सूक्ष्म जीव एक ही बात है, और जीवाणु भोजी यानी वायरस, जीवाणु भोजी यानी वायरस, इसे बोल देंगे वायरस यानी विषाणु भी बोलते हैं। ये आगे मैंने बात कर ली विषाणु के बारे में, आगे लिखने की जरूरत नहीं। वैसे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या होगा पेन को, हाँ, प्रवेश करते हैं तो
इसके विरोध में क्या होता है बेटा, इसके विरोध में हमारे साथी बैक्टीरिया, मित्र बैक्टीरिया, जो साथी जीवन हमारे है, फ्रेंड बैक्टीरिया हमारे जो है, उसका यहाँ क्या लिखा है, इनके विरोध में हमारे साथी बैक्टीरिया इनका सामना करते हैं, जिस दौरान दो चीज़ें होती है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ते ही हमारे शरीर को यहाँ पर बुखार हो जाता है। बुखार किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा नहीं होता। सूक्ष्म जीव जब दोनों आपस में साथी बैक्टीरिया और बाहर से आने वाला रोगवाहक बैक्टीरिया जब ये दोनों शरीर के अंदर एंटर करते हैं तो इसके विपरीत में एंटीबॉडी बाहर निकलती, इसका विरोध करती है। एंटीबॉडीज प्राप्त कहाँ से होती है, ये सारी बातें आगे हो गई, लेकिन जब ये विरोध करती है तो हमारा मित्र बैक्टीरिया हो गया और सामने वाला दुश्मन बैक्टीरिया, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ने के कारण हमारा शरीर का टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है, उसके दौरान हम यहाँ पर बुखार का सामना करते हैं। समझ में आ रहा है बुखार किस प्रकार होता है, उसके बारे में आप जान लीजिए। रोग जो है बेटा किस किस कारणों से हो जाते हैं, यहाँ पर रोग होने का कारण है साफ सफाई ना रखना। बेटा साफ सफाई ना रखना, आप साफ में नहीं रखेंगे, ना रखना। दूसरी बात है यहाँ पर मच्छरों का इंतजाम नहीं करना। ये इंतजाम मतलब मच्छर लाना नहीं है, इंतजाम मतलब मच्छरों को वहाँ से भगाना नहीं। मच्छर नहीं भगाओगे तब तक बेटा यहाँ पर आपको रोग होते रहेंगे। रोग में भी बेटा रोग जो है यहाँ पर अलग पॉइंट है बुखार की टर्मिनोलॉजी से। बुखार की टर्मिनोलॉजी अलग है और रोग की अलग है। बुखार तो हमारे शरीर के मित्र बैक्टीरिया और सामने वाले बैक्टीरिया लड़ने लगते हैं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है अचानक, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो होता है उसे बुखार कहते हैं। रोग तो जब हमारे शरीर हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो बैक्टीरिया एंटर करता है, जब बैक्टीरिया एंटर करता है उसकी सामने वाली एंटीबॉडी उसका सामना नहीं कर पाती, तब रोग हो जाता है। एंटीबॉडी भी कमज़ोर और दूसरी हो सकती है, भाई एंटीबॉडी कमज़ोर हो गई, एंटीबॉडी यहाँ पर कमज़ोर हो गई तो क्या होगा, हमारे अंदर रोगवाहक घुस जाएगा, रोगवाहक शरीर प्रवेश होगा और शरीर से रोगवाहक का प्रवेश होते ही हमें यहाँ पर रोग हो जाएगा। बुखार किस प्रकार होता है, जब एंटीबॉडी और वर्सेस बैक्टीरिया होता है, बाहर का बैक्टीरिया और जो वायरस है दोनों आते हैं, तब वहाँ पर जब लड़ाई होती दोनों की भी सामना होती है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण हमें बुखार हो जाता है। तो बुखार और रोग में दो डिफरेंट पॉइंट है। बुखार और रोग अलग चीज़ें हैं, एक मत समझना, उसको अलग समझना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पहले हिप्पोक्रेटिस और भारतीय स्वास्थ्य विभाग, भारतीय आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य विभाग संस्थान ये मानती थी कि जिस व्यक्ति को काला बुखार, एक मिनट रुको यार, काला बुखार होता है या काला ज्वर होता है तो उसका शरीर जो है गर्म हो जाता है। गर्म यानी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बेटा यहाँ पर किसने कहा था, हिप्पोक्रेटिस, और यहाँ पर भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र। चलिए वायु संस्थान की जगह तंत्र लिख लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। तंत्र लिख लीजिए संस्थान की जगह तंत्र। और यहाँ पर हिप्पोक्रेटिस और हमारे भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र या स्वास्थ्य तंत्र ये मानते थे कि जब हमें काला ज्वर किसी व्यक्ति, या ये मानती थी कि जिस व्यक्ति को काला ज्वर काला बुखार हो गया उसका शरीर गर्म हो जाता, टेम्परेचर बढ़ जाता। लेकिन ये केवल एक काल्पनिक बातें थी, अफवाह थी, गप थी, मान लो एक तरह से
हाँ तंत्र, ठीक है। तो ये जो बात थी एक काल्पनिक सिद्धांत था, या काल्पनिक व्याख्या थी। काल्पनिक सिद्धांत और काल्पनिक व्याख्या थी केवल। इसके आधार पर हम ये नहीं मान सकते कि जैसे काला ज्वर या काला बुखार हुआ है, काला ज्वर जिससे काला बुखार हुआ है, ब्लैक फ्लू हुआ है, उसको बेटा उसका शरीर तापमान गर्म होगा या नहीं होगा उसके बारे में पूरी तरह नहीं पता था। तभी इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं यहाँ पर, एक वैज्ञानिक आता है जिसका वैज्ञानिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वैज्ञानिक का नाम इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम दो चीज़ें साइंस के अंदर बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ से साइंस की क्लास स्टार्ट है, कोई बुखार के बारे में बोलो, ये एडवांस साइंस है, वो वाली साइंस नहीं, बेसिक वाला एडवांस साइंस है। इसकी क्लास इसलिए स्टार्ट है, आपका एक बढ़िया तरह साइंस के प्रति बढ़िया तरह से आपका एक मूड बन जाए और साइंस आप अच्छी तरह पढ़ सके, इसलिए मैं बना रहा हूँ। दो प्रकार है, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज इन्होंने की थी, खोज इन्होंने की। आजकल तापमान बुखार मापने के थर्मोमीटर जो होता है ना, उसका ही प्रयोग किया है इन्होंने। जब उन्होंने थर्मोमीटर का प्रयोग किया, थर्मोमीटर आजकल दो प्रकार के थर्मोमीटर आते हैं। एक आता है मॉडर्न वाला जो आज का नंबर सिस्टम बताता है, और एक पीतल या कांसे वाला है जो होता है यहाँ पर कांसा या तांबे वाला जो होता है, वो चाहे तांबा पीतल कांसा जो भी है, यहाँ पे उसको कॉपर बोलते हैं, सॉरी बेटा, कॉपर वाला एक आता है, कॉपर वाला ये अलग है और ये मॉडर्न वाला अलग है। जब वहाँ पर जब इन्होंने थर्मोमीटर से प्रयोग किया, थर्मोमीटर का प्रयोग करके जब काले ज्वर वाले व्यक्ति का तापमान मापा, काले ज्वर वाले व्यक्ति का तापमान मापा तो सामान्य तापमान मिला, नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य तापमान मिला। उसके बाद यहाँ पर हिपोक्रेटिक्स और हमारे भारतीय आयुर्वेद तंत्र को बड़ी ही कहा गया कि गप, एक तरह की गप बोल दी इन्होंने, कह दिया बस हो गया, काल्पनिक बात कर दी, हिपोक्रेटिक्स की सीमा होती बोलते हैं ना, उसी हिसाब से उन्होंने बात की। जब यहाँ पर विलियम हार्वे जब ने टेस्ट किया तो भारतीय आयुर्वेद तंत्र इसके साथ मिला थोड़ी था। मैं यहाँ बोलूँ भारतीय आयुर्वेद तंत्र इसके साथ मिला हुआ था, नहीं, इसकी बात को मान लिया था। बहुत सारे अमेरिकी, यूरोप या जर्मनी वाला नहीं माना होता, हमें इंडिया वालों ने मान लिया चीज़, ये सच बात बोल रहा है बेचारा, लेकिन झूठ बात थी। वो जबर जिससे होता है उसका तापमान बढ़ता नहीं, सामान्य रहता है। विलियम हार्वे जी ने प्रयोग के तहत ये बता दिया कि तापमान नॉर्मल रहता है काले ज्वर वाले व्यक्ति का तापमान तो सामान्य रहता है। तभी यहाँ पर काल्पनिक बोला गया, तो काल्पनिक हो गए हिपोक्रेटिक्स और हमारे भाई साहब भारतीय आयुर्वेद तंत्र, दोनों बेटा काल्पनिक हो गए यहाँ पर। तो बुखार का मतलब समझ में आया, बुखार की हिस्ट्री क्या है, काले ज्वर में क्या तापमान शरीर गर्म होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तंत्र की खोज किसने की थी? ये प्रश्न यदि मेंस की प्री के अंदर आ गया तो आपके बहुत मुँह होगा। और रक्त परितंत्र कितने प्रकार के, रक्त परिसंचरण समझाइए, तंत्र को समझाइए। मैं एक सवाल दे रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण सवाल ऐसा मत बोलिए कि सर ये तो छोटे मोटे सवाल नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको आप 150 शब्दों में लिखिए, मैं कल इसको करके दिखाऊंगा। 150 शब्द में लिखिए इसको बेटा, बस क्वेश्चन अभी करा दिया है तो उसको 150 शब्द में लिख के आना है आपको। जब यहाँ पर वायरस, मैं फिर से समझा रहा हूँ, वायरस और जीवाणु दोनों मिलकर शरीर के अंदर घुसते हैं तो उसके और हमारे एंटीबॉडी की बीच में लड़ाई होती है। उस लड़ाई के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ना कि किसी प्रकार के रोग होने के कारण। तो रोग होने पर इतना ज़रूरी नहीं कि टेम्परेचर बढ़ता हो, वो टेम्परेचर दोनों के बीच की जंग के कारण बढ़ता है, दोनों वसेस हो जाते तभी उनके कारण ये बढ़ता है। चलो बेटा यहाँ पर मैं एक लिख लेता हूँ तेरे लिए। अच्छा कहाँ से पढ़ रहा हूँ, NCERT लो,
12वीं क्लास की बायोलॉजी की किसी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। लाने की कोई जरूरत नहीं, नेट की तैयारी थोड़ी कर रहा हूँ यूपीएससी कर नहीं लाना। यहाँ पर आपको बस एप्लीकेशन पर जाना, डाउनलोड करना है और चैप्टर नंबर यहाँ मैं बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 7 नई एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 8 पुरानी एनसीईआरटी का। वहाँ जाइए, उसका पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। 2-3 लाइनें दे रखी है। ये एंटीबॉडी वाला नहीं है, थोड़ा बहुत आगे दे रखा है। अब रोग को देखें तो रोग 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर रोग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक संक्रामक रोग होता है। अरे यार रुको 1 मिनट बेटा, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आ रही है, टेक्निकल दिक्कत। संक्रामक रोग एक होता है, संक्रामक रोग, और एक असंक्रामक रोग होता है। तो रोग यहाँ पर 2 टाइप के हो गए, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तीसरा एसटीडी रोग, अलग से पढ़ेंगे बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसटीडी रोग अलग से पढ़ेंगे। चले, संक्रामक रोग जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। 2 व्यक्ति खड़े हो आपके सामने, भाई यहाँ से इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के अंदर फटाक से चला जाएगा, वो इस व्यक्ति में फटाक से चला जाएगा, तो फैलता है संपर्क से, बस। तो संपर्क से फैलता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो मलेरिया, जुखाम, एड्स सबसे घातक संक्रामक रोग है। सबसे घातक संक्रामक रोग, समझ जाओगे कौन है एड्स। नंबर 2 पर हमारा असंक्रामक रोग, जो फैलते हैं, असंक्रामक रोग। यहाँ पर एक और रोग है, हीमोफीलिया नहीं, एक रोग का और नाम है, मैं आप थोड़ा सा सोचने दो मुझे। एक और नाम है बेटा यहाँ पर, वो आपको नहीं हो गया तो आपका यहाँ पर खेल खत्म। हेपेटाइटिस बी रोग हो गया ना, इसका कोई इलाज नहीं, ये भी असंक्रामक रोग है। और दूसरा यहाँ पर अपना रोग है एड्स। इन दोनों रोग होते ही आपका कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज नहीं है। कोई पूछे किन रोगों का इलाज नहीं, इनका इलाज नहीं है। ये संक्रामक के 2 पार्ट, असंक्रामक अभी पढ़ेंगे, जो एक दूसरे के संपर्क में, जो संपर्क में नहीं फैलता, वह संक्रामक हो गया, नहीं फैलता। जैसे आपकी होगी पहले नंबर पर टीबी समझते हो, टीबी रोग, ठीक है। हिंदी में लिख लो क्षय रोग, हिंदी में लिख लीजिए क्षय रोग, टीबी रोग हो गया। कैंसर आपका नहीं फैलता है, कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता है। चले, कुछ रोगों के नाम और उनसे फैलने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चले बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन है, याद रखना है इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रोग है एड्स, कौन से वायरस के द्वारा फैलता है, HIV वायरस। और ये किस कैटेगरी का है, जीवाणु भोजी यानी HIV वायरस है, यानी जीवाणु भोजी यानी वायरस की कैटेगरी का हो गया। कैंसर फैलता है ऑकोजिन वायरस से, ये भी किस कैटेगरी है, जीवाणु भोजी कैटेगरी का होगा। सब वायरस वाले रोग सामने आ रहे हैं ना। जुखाम किससे फैलता है, राइनो वायरस से फैलता है, और ये भी एक वायरस ही है, वायरस की कैटेगरी में आ गया। एक टाइफाइड भी लिख लीजिए, टाइफाइड, इसके बारे में थोड़ा बात करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा अलग से ज़्यादा बढ़ाना है इसको। चले फिर से देख लीजिए, 2 रोग होते हैं, संक्रामक और संक्रामक, मैंने आपको बता दिया है। जुखाम के बारे में, मलेरिया किससे फैलता, मादा एनाफिलीज से, और मादा एनाफिलीज जो है क्या है, चले कोई बात नहीं। मलेरिया के बारे में, टीबी क्षय रोग एक प्रकार का, तो यहाँ पर HIV से फैलता है, जैसे बोलते हैं ह्यूमन वायरस, ऑकोजिन वायरस है, कैंसर है। और यहाँ पर बात करें जुखाम का राइनो वायरस हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मलेरिया का देख लो यहाँ पर फटाफट, एनाफिलीज 2 प्रकार की एनाफिलीज होती है, एक मेल होता है एक फीमेल। कौन सी एनाफिलीज, मेल,
या फीमेल, बचपन की क्लास में पढ़ा हो तो वो फीमेल है उसके कारण ही फैलता है। ठीक है, चले थोड़ा पहले से ज़्यादा टाइम पास कर लिया ना, साइंस की क्लास आप पता नहीं तो एकदम हो जाएगी, आप एकदम थोड़ी होगी यहाँ पर, तो आप थोड़ा मैंने टाइम पास कर लिया तभी एकदम आपके सामने क्लास मड़ के आ गई और आप सर एकदम कैसे अनाफिलिज हो गए। मलेरिया का एक मैं बात करूँ, मलेरिया दो प्रकार से मलेरिया का जीवन काल होता है। मलेरिया जो है उसका दो प्रकार से जीवन काल होता है। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से, और मच्छर का दो परजीवियों के अंदर जीवन काल होता है। मच्छर में दो परजीव होते हैं, मैं बताऊँ उनका जीवन चक्र दो परजीवियों में चलता है। दो परजीवी में जीवन काल चलता है, दो परजीवी में जीवन काल चलता है, उनका जीवन साइकिल जो दो परजीवियों में चलता है। एक तो हमारे अंदर चलता है, एक मानव में से चलता है, और एक मच्छर खुद में से चलता है, ये भी याद रखना। और ये मच्छर जब हमारे अंदर छोड़ता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोमोडियम। प्लाज्मोमोडियम प्लाज्मोमोडियम जो हमारे शरीर के अंदर छोड़ता है, ये पदार्थ जो है हमारे शरीर के अंदर मच्छर छोड़ता है। हमारे शरीर के अंदर मच्छर छोड़ता है। हमारे शरीर में मच्छर काटने से मच्छर काटने से छोड़ता है। मच्छर काटने से छोड़ता है, काटने से छोड़ता है। ये किस प्रकार हमारे शरीर को डैमेज करता है? तो पहली बात है आरबीसी को डैमेज, आरबीसी को क्षतिग्रस्त करता है, ये क्षतिग्रस्त करता है। दूसरी पॉइंट यहाँ आरबीसी को क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ ये हमारा यकृत जो है, यकृत में ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट है, ज़्यादा संख्या के कारण आरबीसी फट जाती है। ज़्यादा संख्या के यकृत से पहले आरबीसी में होते हैं, ज़्यादा संख्या के कारण आरबीसी फट जाती है। आरबीसी फट जाती है। देखो किस प्रकार प्रोसेस है। ये मानव का हाथ है यहाँ पर रखा हुआ। जब मच्छर यहाँ पर उस मानव के हाथ को काटेगा, मच्छर आ गया उसने हमारे हाथ को काटा, हाथ को काटते ही हमारे शरीर के अंदर वो चला गया। हमारे शरीर की रक्तवाहिनी के थ्रू कहाँ जाएगा? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएगा। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जब जाएगा तो हमारी आरबीसी के अंदर हीमोलिफ नाम का एक पदार्थ छोड़ेगा। हीमोफिल जो आरबीसी के अंदर जाता है तो हमें हीमोफिल होता है, यानी कि 4 से 5 दिन हमें बुखार आता है। हीमोफिल क्या है? 4 से 5 दिन बुखार आता है हमें। जब आरबीसी में मच्छर का प्लाज्मोडियम घुसता है तब आता है 4 से 5 दिन बुखार। गर्म होता है बुखार, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। चलिए, जब यहाँ पर आरबीसी से निकल के कहाँ जाता है? आगे जाता है यकृत के अंदर। आरबीसी यहाँ फट जाती है, यकृत में फैलता है। यकृत के बाद यहाँ पर वो आगे जाकर वापस मच्छर के अंदर, दूसरा मच्छर जब हमको काटता है उसी मच्छर के दूसरे मच्छर के अंदर चला जाता है। दूसरे मच्छर के अंदर जाते हुए अपना लैंगिक जनन पूरा करता है। लैंगिक प्रजनन अपना पूरा कहाँ करता है? दूसरे मच्छर में। और अलैंगिक जनन की जितनी प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन की जितनी प्रक्रिया वो कहाँ पूरा करता है बेटा? यहाँ पर मानव के अंदर। तो मानव और मच्छर दो इसके परजीवी हो गए। स्पोरोजोइट बोलते हैं इसको। प्लाज्मोडियम को और क्या नाम है? सर बताओ, प्लाज्मोडियम का और नाम क्या है? प्लाज्मोडियम और नाम है स्पोरोजोइट। क्या नाम है? स्पोरोजोइट। याद रखना बेटा, स्पोरोजोइट हो गया। हीमोफिल क्या है? हीमोफिल एक बुखार है जो 4 से 5 दिन के लिए हमें होता है। जब आरबीसी के अंदर हमारा शरीर गर्म होता है, यहाँ पर हमारा शरीर गर्म होता है, हमारा शरीर गर्म होता है, हमारा शरीर यहाँ पर गर्म होता है। चले देखो बेटा, हीमोफिल नाम का बुखार हुआ हमें 4 से 5 दिन। वो किसके कारण हुआ? हीमोलिम्फ के कमजोर होने के कारण। सही बात है? नहीं सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन कम पड़ जाता है। हीमोग्लोबिन या तो कम पड़ जाता है मेरे बच्चे, या हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर कमज़ोर हो जाता है, तभी जाके वो कमज़ोर पड़ जाता है। जब आरबीसी के अंदर मच्छर का स्पोरोजोइट या प्लाज्मोडियम पहुंचेगा तो मच्छर का जो प्लाज्मोडियम आरबीसी को एकदम, आरबीसी हमारी फट जाएगी, जिसके द्वारा वो यकृत में फैल जाएगा। यकृत के बाद वो सीधा मच्छर फिर से हमें काटेगा
तो मच्छर के अंदर फिर से वो चला जाएगा। क्लियर है क्या? हीमोफिल नाम का बुखार है, 4 से 5 दिन हमारा शरीर गर्म होता है। वो किसके कारण बुखार होता है? हमें हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। किसके द्वारा बेटा यहाँ पर याद रखना, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण बुखार होता है। चलिए हमने आज क्या क्या पढ़ा, उसके बाद रोग के बारे में पढ़ा, रोग के प्रकार हमने पढ़े, फैलने वाले कारक थोड़े बहुत पढ़ाए मैंने, फैलने वाले कारक पढ़ाए मैंने आपको, और मलेरिया के बारे में डिटेल से हमने बात की थोड़ी सी। चले, मलेरिया जो है मादा एनाफिलिस की, हमें मच्छर काटता है, उसके बाद हमारा शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम स्पोरेट जाता है, प्लाज्मोडियम जिसे बोलते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, यहाँ की लाइन एक, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, एक प्रकार का प्रोटोजोन है, एक प्रकार का प्रोटोजोन है, एक प्रकार का यहाँ पर प्रोटोजोन, याद रखना बच्चे। चलिए हेडिंग लगाइए कैंसर, फटाफट। कैंसर का 2 टॉपिक हमें पढ़ना है बस, कैंसर के अंदर हमें 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं बस, ज़्यादा कैंसर के बारे में जान नहीं रखना है, कैंसर के बारे में 2 टॉपिक पढ़ने हैं। चलिए हमारे शरीर की, हमारे शरीर की कोशिकाओं की 1-2 विशेषताएं होती है। चलिए सफ़ेद वाला मार्क कर लीजिए फटाफट। हमारे शरीर की जो कोशिका होती है, हमारे शरीर की सात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक वह क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के अंदर 2 क्रियाएं होती है, कोशिका में 2 क्रियाएं होती है, कोशिका में 2 क्रियाएं यहाँ देखने को मिलती है। पहली क्रिया होती है यहाँ पर सेल ग्रोथ, यानी कि कोशिका की वृद्धि। दूसरी होती है सेल डिवीजन, हिंदी में लिख लीजिए वृद्धि, सेल की वृद्धि और सेल का विभाजन। सेल का 2 प्रकार के प्रकार, सेल का विभाजन और वृद्धि। हमारे सेल की, हमारे शरीर, एक डब्बा बना रहा हूँ, डब्बे को इंपॉर्टेंट बना के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे सेल्स अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो वह शरीर के अंदर अनियंत्रित वृद्धि और विभाजन होता है, विभाजन होने लगता है, जिससे शरीर में गांठों का निर्माण होता है, जिससे शरीर में गांठों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों मेरे? गांठों का निर्माण। शरीर के अंदर गांठ का निर्माण कैसे हुआ? हमारे शरीर की जो कोशिका है वृद्धि और विभाजन करती है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे शरीर की कोशिकाएं डिवीजन और ग्रोथ एकदम खतरनाक तरीके से करने लगी, अनियंत्रित तौर पर करने लगी, बहुत डेंजरस तरीके से, यानी अनियंत्रित तरीके से करने लगी। तभी हमें शक हुआ कि सेल्स में कुछ गड़बड़ है, और सेल्स से जब वृद्धि और विभाजन अनियंत्रित तरीके से करने लगी तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होगी? गांठें उत्पन्न होगी। और गांठें 2 प्रकार, गांठ हमारे शरीर के जो बनती 2 प्रकार की होती है, याद रखिए 2 प्रकार की यहाँ हो जाएगी। चले 2 प्रकार की होगी, एक सुद्रुम होगी और एक दुद्रुम होगी, सुद्रुम और दुद्रुम। चले पहले हेडिंग लगाई सुद्रुम, सुद्रुम लगाइए फटाफट, हैंग हो गया स्क्रीन। सुद्रुम के अंदर याद रखना, जो धीरे प्रोसेस में हो वो सुद्रुम होती है, जो तेज प्रोसेस में हो, और सुद्रुम जो यहाँ पर है वो होती है बेटा यहाँ पर धीरे फैलती है। दूसरे नंबर बात करूँ, यह एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलती, एक से दूसरी जगह नहीं फैलती है। ये गांठें खतरनाक या हानिकारक नहीं होती है, इतनी हानिकारक नहीं होती है। दूसरी लगाई हेडिंग दुद्रुम,
फटाक से एनसीईआरटी पढ़ लेना घर जाके। एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी दुद्रुम जो होती है वह अधिक फैलती है और तेज़ी से फैलती है। अधिक फैलती है और तेज़ी से फैलती है। विभाजन एक जगह से दूसरी पर करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर करती है, दूसरी जगह पर करती है, दूसरी जगह पर करती है। विभाजन एक जगह दूसरी जगह पर ही करती है। चले, कैंसर किससे फैलता है? मैंने बता दिया, कैंसर फैलता है ओकोजिन से। कैंसर किससे फैलता है? ओकोजिन से फैलता है। किससे फैलता है मेरे बच्चे? ओकोजिन से फैलता है कैंसर। ठीक है, तो आज का थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, बस इतना ही पढ़ेंगे साइंस के अंदर। इस फाउंडेशन के अंदर साइंस की जितनी अगली क्लासेस उसमें हम बेहतरीन ढंग से आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए रिवीजन एक बार कर लेते हैं तुमको। देखिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्या क्या हमने पढ़ा उसके बारे में रिवीजन करा देता हूँ तुमको मैं। चले एक मिनट रुको बेटा, रिवीजन के लिए पीडीएफ कहाँ चला गया है? ये नहीं है क्या? चले, हाँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जब हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग आना शुरू हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, ये विषाणु हैं और ये सूक्ष्म जीव है, दोनों हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर आना चाहते हैं। जो ह्यूमन बॉडी के शरीर के अंदर आना चाहते हैं तो उन्हें रोकने के लिए एंटीबॉडी सामने उनके खड़ी हो जाती है। कौन खड़ी हो जाती है यहाँ पर? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हट कैसे गया? लगता है बैकग्राउंड उसके कारण हटा है। हाँ बिल्कुल सही, बैकग्राउंड के कारण हट गया। चलो ये मैं ध्यान से अच्छी तरह लिखा देता हूँ तुम्हें। ये हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बाहर आएगी और इनका विरोध करेगी। आगे लाइन भी मैंने लिखाई है, जीवाणु रोगवाहक है और सामने मित्र बैक्टीरिया है। जब हम किसी जीवाणु भोजी हमारे शरीर के किसी भी पार्ट के अंदर आने की कोशिश करता है, उसके विरोध में हमारे साथी व्यक्ति उसका विरोध करते हैं, तब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। चले, जब हमारे शरीर के अंदर कमज़ोर हो जाती है, एंटीबॉडी सामना नहीं कर पाती, रोग का शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तब रोग होता है हमें। और जब बीमारी बुखार तो कब होता है? एंटीबॉडी शरीर के अगले सामना करती है किसी बैक्टीरिया का, तब शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तभी बुखार होता है। ठीक है, ये है आपका क्लियरिटी लेवल, देख लीजिए। चले, हाँ, हिपोक्रेटिस और भारतीय समाज मानते थे काला ज्वर व्यक्ति को यहाँ पर शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन काल्पनिक कहानी किसने कहा? विलियम हार्वे जी ने कहा। उन्होंने बस टेस्ट किया तो उनका समय निकला और वहाँ पर उन्हें बहुत बड़ी गड़बड़ का सामना करना पड़ा। रोग दो संक्रामक और संक्रामक रोग होते हैं, फैलता है संपर्क में, इसमें एड्स वगैरह में पढ़ा है, हिपोक्रेटिस एड्स वगैरह। असंक्रामक मैंने आपको पढ़ाया है और यहाँ पर कुछ रोगों के बारे में जानकारी भी आपको दी। मलेरिया के बारे में हमने पूरा जाना है। मच्छर और मानव शरीर, दो परजीवी होते हैं मलेरिया का, दो परजीवी होता है। तो मलेरिया में मानव भी परजीवी है, मलेरिया में मानव भी परजीवी है, मानव भी परजीवी है। लिख लेना बेटा, यहाँ दोनों लिखे हैं मैंने पहले। प्लाज्मोनिक एक्सपोजेट एक प्रकार का होता है बेटा, यहाँ एक्सपोजेट लिखना भूल गया। चले नोट्स ध्यान से पढ़ाना है, नोट्स ध्यान से बनाना, बता रहा हूँ। एक्सपोजेट साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके बहुत बड़ी गड़बड़ का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, काटने से छोड़ता है, आरबीसी ग्रस्त करता है, यकृत में पहुंचता है, आरबीसी फट जाता है, और फटने के कारण, आरबीसी के फटने के कारण यहाँ पर हीमोसिस नाम का रोग होता है, जो हीमोग्लोबिन की कमजोर करने के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोड एक प्रकार का प्रोटोजोआन, याद रखना, प्रोटोजोआन एक प्रकार का। कैंसर के बारे में पता है, सुद्रुम और डुद्रुम। हमारी कोशिका शरीर की एक प्रकार से क्या है, सत्रह किया था, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। चले यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखा देता हूँ। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? फैक्ट पहला, नंबर 1 फैक्ट, इस फैक्ट की डिस्कस करेंगे। शरीर की छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मतलब ये हुआ। शरीर की लंबी कोशिका,
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पर है शुतुरमुर्ग का अंडा। चले इसको डिस्कस क्या करेंगे। शुतुरमुर्ग देखा है तुमने, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है शरीर की। यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा, शरीर की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, और माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है। छोटी कोशिका है, वह छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया है। वह छोटी कोशिका जो है या छोटी सेल जो है जो एक जीवाणु है। एक जीवाणु, तो माइक्रोबैक्टीरिया भी एक जीवाणु है, एक जीवाणु है, ठीक है, जो जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाए। कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है पहले बताओ। सेल वॉल जो होती है ना, कोशिका भित्ति है, किसके अंदर पाई जाती है। चले बता फटाफट, किसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर नहीं पाई जाती। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो लेवल में, सेल की कोशिका की खोज किसने की थी वही बता दो बेटा। रॉबर्ट हुक ने की थी 1668 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी वो मरी हुई थी, मृत कोशिका थी, मृत सेल थी, मरी हुई सेल थी। जिंदा सेल या जीवित सेल किसने खोजी बताओ, बताओ। जीवित सेल किसने खोजी थी, जीवित सेल या जीवित कोशिका किसने खोजी थी। एटॉन वॉन लीवनहॉक ने, एटॉन वॉन लीवनहॉक ने, ठीक है। चलो इसकी डेट अभी पता नहीं है। कोशिका ऐसे होती है, पूरी सेल है और सेल के अंदर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1836 को। डेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऊपर नीचे हो सके डेट, देख लेना ध्यान से थोड़ा। कोशिका के कवर की बात करो, सबसे बाहरी कवर जो कोशिका का होता है वो होता है सेल वॉल। किसके अंदर होता है अभी बात करूँ, सेल वॉल होता है, उसके अंदर का कवर जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, जीवधरी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर यहाँ पर हमारा केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर डीएनए, तो केंद्रक उसके अंदर होगा, केंद्र के अंदर यहाँ डीएनए होगा। चले आरएनए भी हो सकता है, सेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है बाहरी आवरण, जिसका बाहरी आवरण क्या हो, सेल वॉल हो, यानी कोशिका भित्ति हो। आंतरिक आवरण जिसका क्या हो, सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल यानी कोशिका द्रव्य झिल्ली हो, या कोशिका द्रव्य हो, कोशिका द्रव्य झिल्ली हो, या कोशिका झिल्ली क्यों ना हो, वो एग्जाम्पल है उनके लिए। एग्जाम्पल है पादप, यहाँ पर सूक्ष्मजीव ले ले बेटा। ग्लाइकोकेलिक्स बाहरी आवरण होगा जिसका, ये बाहरी ग्लाइकोकेलिक्स हो गया बाहर का आवरण, ये ग्लाइकोकेलिक्स है। उसके अंदर आएगी सेल वॉल, CW, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन आएगी, उसके अंदर न्यूक्लियस आएगा, केंद्रक आएगा, और ये केंद्रक होगा एन, उसके अंदर आएगा डीएनए। तो ये एग्जाम्पल, ये यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया बेटा, इसको हटा देता हूँ। इस पादपों का पूरा जगत होता है जिसे वनस्पति जगत कहते हैं, वनस्पति जगत। पादप सब मिलकर एक जगह से वनस्पति जगत बोलते हैं। पादपों की सेल वॉल जो है, पादपों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, हाँ बताया ना अभी, ये बाहरी सेल वॉल हुई, एग्जाम्पल में यहाँ लगा दिया। तो यहाँ पर सेल वॉल जो होती है इनके अंदर बनी होती है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। मुख्य तौर पर बात करें पादपों की सेल वॉल के अंदर अवयव जो पाए जाते हैं, पादपों की CW में अवयव सेलुलोज होता है बेटा, यहाँ पर हेमी सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, और प्रोटीन भी यहाँ पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना है। जो ये CM है ना, यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका सेल, तंत्रिका कोशिका। डाटा याद रखना जरूरी है बेटा। चले अब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि यहाँ पर पादप होगा अकेला एग्जाम्पल, ठीक है। चले यहाँ पादप ले लो। अब यहाँ पर ग्लाइकोकेलिक्स जिसके बाहर हो पे अंदर की तरफ सेल वॉल, उसके अंदर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर यहाँ न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए हो। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा मोनेरा जगत। उधर वनस्पति जगत, मोनेरा जगत जो है यहाँ पर, उसके अंदर सब आते हैं बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु सभी इसके अंदर आते हैं, ठीक है।
एक वायरस बॉडी शरीर से बाहर होगा, वायरस की बात कर रहा हूँ, यानी जीवाणु भोजी जो रोग फैलाना है, जीवाणु नहीं, जीवाणु भोजी की बात कर रहा हूँ, वायरस की बात कर रहा हूँ। शरीर से अंदर आता ही वो बन जाएगा एक्टिव, चालू हो जाएगा काम करना, बाहर होगा वो बंद निष्क्रिय होगा, अंदर आता एक्टिव हो जाता है। चले, इतना ही काफ़ी है साइंस के अंदर। ये बेटा मैंने ऐसे ही आपको साइंस का एक नॉर्मल आइडिया देने के लिए पढ़ाया है। BL साइंस की तैयारी हम एक चैप्टर वाइज ही करेंगे, ऐसा नहीं। आज हमने डेमो रूप में देखा कि आप किस प्रकार से नोट्स बनाते हो। यहाँ पर धन्यवाद का निशान लगा लेते हैं। चलिए कुछ बातें और भी करते हैं। NCERT बैच ज्वाइन कर लो बेटा। ज्वाइन करना है क्या है, इसमें फ्री है, यूट्यूब पर चल रहा है, उसे ज्वाइन कर लो। नंबर पर कॉल करके इतना सारा भी लिखवाया है, बच्चा नहीं लिख पाता है, उसके लिए PDF नोट्स यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। धन्यवाद, और अगले सेशन के लिए तैयार रहिए। हम अगले सेशन के अंदर यहाँ पर पॉलिटिक और हिस्ट्री में लाइन वाइज लिख रहा हूँ, हिस्ट्री, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर ज्योग्राफी और साइंस, और यहाँ पर टेक, और यहाँ पर सीसेट का पेपर होगा, उसकी सबकी तैयारी लाइन वाइज कराएंगे। समाज शास्त्र वाले बोल रहे हैं, समाज शास्त्र भी यहाँ पर लाइन वाइज पढ़ाएंगे, समाज शास्त्र आएगा। फिर यहाँ पर मनोविज्ञान, सुबह से क्लास स्टार्ट होगी, शाम तक चलेगी, मनोविज्ञान भी आएगा। यूट्यूब फैमिली पूरी तरह यहाँ पर इस कोशिश को पूरी तरह यूट्यूब फैमिली यहाँ पर आगे हो जाएगी क्या हो रहा है। और जिसने PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑप्शनल भी ले रखा है, वैकल्पिक सब्जेक्ट ले रखा है, उसके लिए भी वैकल्पिक सब्जेक्ट ले रखा है, उसके लिए भी यहाँ पर हम वैकल्पिक विषय के लिए भी तैयारी यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। आज का ये PDF पेज है 92 पेजेस का, और इसी को एक पेजेस ये 92 वाला लिखा हुआ हटा दे, 91 पेजेस का है, वो आप डाउनलोड कर लेना, मैं यहाँ पर वहाँ पर डाल दूँगा। आज मैं एक चीज़ लाना भूल गया, कल लाऊंगा तब बता दूँगा। धन्यवाद।